गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्कूल। आज हम लोग देखने जा रहा है यूपीएससी सीएसई 2024 का एसए का पेपर। तो एसए दो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हर एक सेक्शन में टोटल 4 ऑप्शंस रहता है और इसी 4 ऑप्शंस का बीच में से एक ऐसे लिखना होता है सेक्शन ए से और एक ऐसे लिखना होता है सेक्शन बी से। हर एक ऐसे का टोटल मार्क्स रहेगा 125 मार्क्स और उसमें लिखना होगा टोटल 1200 वर्ड्स। 1200 वर्ड्स मतलब अगर मेरा हैंडराइटिंग से मैं लिखूंगा तो मेरा हैंडराइटिंग में एक पेज में आता है मेरा 200 वर्ड्स। तो टोटल 6 पेज मुझे लिखना होगा। 6 to 7 पेज मैं लिखूंगा एग्जाम में। और मैं जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैं यूपीएससी सीएसई में ऐसे में 130 प्लस मिला था। और आप लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। तो ये वाला था एसए का टॉपिक। सेक्शन ए का नॉर्मली जो ऐसे आता है उसी का बीच में एक फिलोसॉफिकल ऐसे और एक फैक्चुअल ऐसे लिखना मैं पसंद करता हूँ। और ये जो फिलोसॉफिकल ऐसे है, ये फिलोसॉफिकल ऐसे में मैं कुछ टॉपिक डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिटरेचर, इंटरनेशनल, ऐसा कुछ मैं टॉपिक डिवाइड कर लेता हूँ और उसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैं ऐसे यूपीएससी सीएसई में लिखा था। और मतलब अभी जो बच्चों को सिखा रहा हूँ मैं उसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैं सिखाता हूँ। और एक ऐसे में यही फिलोसॉफिकल ऐसे ये स्पेकली SPECLIH ये एक्रोनिम है। ये एक्रोनिम फॉलो करके मैं एक ऐसे लिखता हूँ और दूसरा ऐसे में लिखता हूँ कुछ अलग तरीका से। वो अलग तरीका मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज देखते हैं ये वाला ऐसे टॉपिक। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। मतलब हम लोग का मन में जो होगा वही चीज फ्यूचर में होगा। मान लीजिए आज मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, तो पहले हमारा मन में बनेगा वो चीज और बाद में वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब एम्पायर्स ऑफ द माइंड विल ट्रांसफॉर्म टू एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर लेटर। यही ऐसे का मेन टॉपिक है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। ऐसे लिखने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, बढ़िया सा इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन में ये वाला वर्ड में इंट्रोडक्शन वर्ड ऐसे भी यूज नहीं करता। मैं जस्ट जो ऐसे का टॉपिक है उसका नीचे में लिखता हूँ आंसर, फिर मैं ऐसे टॉपिक लिखता हूँ द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। 4 टॉपिक रहता है ऐसे में। ऐसे का मैं टॉपिक लिखता हूँ और टॉपिक लिखते में नीचे से शुरू करता हूँ ऐसे लिखना। तो मैं हमेशा ऐसे एक एनेक्डोट से शुरू करता हूँ। दोनों ऐसे, जो सेक्शन ए का ऐसे वो भी एनेक्डोट से शुरू करता हूँ और एक सेक्शन बी का ऐसे वो भी एनेक्डोट से शुरू करता हूँ। और उसी में मैं एक अपना इमेजिनरी काल्पनिक एक घटना बना लेता हूँ। जैसे इसमें मैं काल्पनिक घटना बना लिया हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैं ऐसा नेम चूज करता हूँ जो नेम होगा हमेशा एक ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम होगा, जैसे ये जेसन लिंगदो, ये एक ट्राइबल नेम मैंने सिलेक्ट किया। आप लोग भी अगर नेम ऐसा लेना है, नाम लेना है, तो एक ट्राइबल नेम लीजिए, नहीं तो कोई माइनॉरिटी का नाम लीजिए। और लेकिन आप लोग जो सोसाइटी का थोड़ा एडवांस्ड पीपुल है उस लोगों का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों का नाम देने से क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉर्नर एग्जामिनर का मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर बनता है वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हो जाता है। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम लीजिए और वो आदमी ऐसा जगह का दिखाइए जो बहुत हिंटरलैंड है। जैसे इधर मैंने नोंगपो दिखाया, मेघालय का एक जगह है नोंगपो, वो नोंगपो का आदमी का बारे में मैं बताया हूँ। आप लोग भी ऐसे कोई उड़ीसा का कोई ट्राइबल का बारे में बताइए, या नहीं छत्तीसगढ़ का कोई ट्राइबल का बारे में बताइए, झारखंड का किसी के बारे में बता सकते हैं आप, केरला का किसी के बारे में बता सकते हैं। तो आप ऐसे ट्राइबल नेम ही हमेशा यूज करने का कोशिश कीजिएगा, तब एक एग्जामिनर का मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। और जैसे हम लोग डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो थोड़ा डिप्राइव्ड सेक्शन है उन लोगों के, जैसे हम लोग थोड़ा मरम, जैसे उन लोगों के लिए थोड़ा प्यार है हम लोगों का, वो प्यार जैसे हम दिखाता है उसी टाइप का
थोड़ा एग्जामिनर का मन में भी सॉल्व करना आ जाता है। तो इसमें मैंने क्या दिखाया, ए पोर बॉय जेसन लिंगडो फ्रॉम नोंगपो इन मेघालय ड्रीम्ड ऑफ एक्सपांडिंग हिज पोर्क शॉप टू सॉइस ब्रांड। मतलब मैंने यही बताया कि मेघालय में नोंगपो में एक आदमी था, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था जेसन लिंगडो। और उस जेसन लिंगडो का मम्मी पापा का एक पोर्क शॉप था, तो छोटा सा एक पोर्क शॉप था। तो जेसन लिंगडो ने क्या किया, वो पोर्क शॉप से ज्यादा अर्निंग नहीं होता था, तो उसका माइंड में एक मतलब थिंकिंग आया ऐसा कि ये जो पोर्क शॉप है मेरा छोटा सा पोर्क शॉप, उनको मैं एक एम्पायर एक बड़ा करना मैं चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक मुद्रा बैंक से छोटा सा लोन लिया, 2 लाख रुपए का एक लोन लिया। लोन लेके वो जो रॉ पोर्क बेचता था उसका मम्मी पापा, वो रॉ पोर्क को वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया, जैसे पिकल बनाना शुरू कर दिया, स्मोक पोर्क बनाना शुरू कर दिया, फिर और दूसरा दूसरा बैम्बू शूट पोर्क का पिकल बनाना शुरू किया। तो बहुत सारा ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, करके वो एक ब्रांड खोला चॉइस, CHOICE। ये मेरा इमेजिनरी नेम है, ये नेम मैंने इमेजिनेशन से अपना दिया हूँ। चॉइस ब्रांड का एक उसने पोर्क का ब्रांड खोला, और वो चॉइस ब्रांड से वो उनका जो पोर्क प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ शहर में, टाउन में, सिटी में सप्लाई देना शुरू कर दिया, और बिग बिग मल्टीप्लेक्स जो मॉल होता है वो मॉल में सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका बिजनेस ग्रो हुआ, और होके ये जो चॉइस ब्रांड आज बहुत एक कीमती ब्रांड का रूप से सोसाइटी में आ गया। तो ये जो चॉइस ब्रांड बना, उनका जो अर्निंग ज्यादा हुआ, वो सब कहाँ से डेवलप हुआ, वो सब डेवलप हुआ उनका माइंड से। तो ये जो एम्पायर बना, पोर्क मीट का जो एम्पायर बना, जो वो अपने आप को डेवलप किया, वो पूरा एम्पायर पहले कहाँ पे बना, उनका माइंड पे बना है। तो इसी से मैंने ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मतलब क्या एग्जांपल देना चाहता हूँ, his dream of an empire was rooted in his mind which later becomes an empire of big business। मतलब धीरे धीरे वही बिजनेस ग्रो किया। और ये जो एनिक्डट हम देंगे ऐसे में, वो एनिक्डट का जो भाषा है, वो भाषा में थोड़ा सा जॉय जॉय होना चाहिए, जॉयास भाषा होना चाहिए। जॉयास मतलब भाषा में थोड़ा सा जैसे हम लोग थोड़ा यूलोजाइज किया चीज को, वो यूलोजाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा जॉय होना चाहिए, थोड़ा सा भाषा में एम्फासाइज होना चाहिए। भाषा बहुत डाल नहीं होना चाहिए, भाषा को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए भाषा, एनिक्डोट का भाषा। और उसके बाद हम लिखेंगे जे इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल एक्सप्लोर हाउ द अबव टॉपिक होल्ड गुड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसे का मेन जो चीज होता है वो होता है कंटिन्यूटी। ऐसे में हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए, और ये जो इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन का पीछे का जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ को लिंक करेगा ये वाला लाइन ने, ये लाइन ये सारा चीज को लिंक करेगा। तो ये हो गया ऐसे का पहला इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये भी दे सकते हैं, मान लीजिए आप मिजोरम में एक छोटा सा टाउन में, मिजोरम में एक टाउन में एक बंदा था, उसने उसका नाम भी कोई दे दीजिए, जेसन लिंगडो भी आप दे सकते हैं, या कोई मिजो नेम भी आप दे सकते हैं। वो बंदा ने क्या किया, पहले वो अब वो बहुत पोर था, और उनका मम्मी पापा को, उनका जो मामा है मैटरनल अंकल है, और मैटरनल अंकल ने उसको एक तो मोबाइल फोन गिफ्ट किया। वो बंदा ने क्या किया, छोटा बंदा ने वो किया क्या, वो मोबाइल फोन से वो पोर्टुगीज स्टार रोनाल्डो, मेसी, रोबर्टो कार्लोस, फिगो, लुई फिगो, डेविड विला, इन लोगों का वीडियो, फुटबॉल का वीडियो देखना शुरू किया। और शुरू करने के बाद उनका मन में एक तो इंप्रेशन आया कि वो भी एक इन फ्यूचर फुटबॉलर बनना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उनका स्किल को डेवलप करना शुरू कर दिया। अपना गांव में वो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया गांव में, और उनका जो ये टैलेंट, वो टैलेंट को फिर अपना मम्मी पापा देखा कि उसका टैलेंट है, तो मम्मी पापा उनको भेज दिया एक एकेडमी में, आइजवाल में, मिजोरम का आइजवाल जो कैपिटल है उसमें एकेडमी में भेज दिया, बहुत कम पैसा में एक एकेडमी में भेज दिया। फिर वो एकेडमी में वो बंदा
बहुत धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने उसने उसको सिलेक्ट किया। साई ने उसको वो जो टैलेंट है वो टैलेंट को साई ने सही सुन लिया। सुन के उसको एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। फिर धीरे धीरे वो बंदा एक्सपर्ट होते गया ये फुटबॉल में। फिर आज वो जो छोटा सा बंदा था जिसका नाम मान लीजिए जसन लिंगदो मान लीजिए, नहीं तो कोई मीजो नाम एक तो ले लीजिए। मीजो नाम कैसा होता है, लिनलित गाओ, मान मान लीजिए नाम ऐसा ले लीजिए लिनलित गाओ। ये जो छोटा बंदा था लिनलित गाओ धीरे धीरे आज मतलब उनका फुटबॉल एक्सपर्टीज डेवलप करते गया और आज वो लाजोंग एफसी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और आई लीग एंड इंडियन सुपर लीग आईएसएल और आईएसएल का वो एक स्टार प्लेयर है। तो वो जो आज एक अच्छा फुटबॉलर बना, वो फुटबॉलर बनने का जो डिसीजन था वो डिसीजन पहले कहाँ डेवलप हुआ था, अपना माइंड में डेवलप हुआ था। तो ये था एक एम्पायर ऑफ द माइंड later turns into a reality and he started building an empire of his football prowess, football skill। so ऐसा एक एनेक्डोट हम पहले ही मतलब इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं और वो एनेक्डोट हम खुद से बनाएंगे और वो एनेक्डोट हम एक पेज से ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक पेज ही हम लंबा करेंगे उसको। और वो भाषा में थोड़ा जॉय होना चाहिए, भाषा थोड़ा एम्फैटिक होना चाहिए और भाषा में थोड़ा सा मतलब भोकेब जो होगा वो भोकेब थोड़ा स्ट्रांग होके उसको बहुत डाल नहीं, जैसे एक हम जैसे सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं एक ऐसा सक्सेस स्टोरी का रूप से वो भाषा को हम रूप देंगे। और बाद में ये लाइन हम यूज करके जो इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट जो पैराग्राफ से वो सबको कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी पहले हम सोशल लिखेंगे। सोशल में हम क्या लिखेंगे, जो राजा राममोहन राय वाला इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे हम, जो राजा राममोहन राय पहले वो जेंडर इक्वलिटी, ही ड्रीम्ड ऑफ जेंडर इक्वलिटी बाय प्रोहिबिटिंग सतीदाह प्रथा। हिज ड्रीम ऑफ एन एम्पायर of non-discrimination was manifested by abolishing sati pratha in 1829 by Bengal Sati regulation, which was passed under the governor generalship of Lord William Bentinck. His empire further bore fruit in independent India by Article 14 right to equality, Article 16 equality of opportunity, the prohibition of discrimination on the basis of caste, creed, gender, race, 42 directive principles of state policy, 243 33% रिजर्वेशन इन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम ये राजा राममोहन राय वाला एग्जांपल देंगे। क्या देंगे कि राजा राममोहन राय जो जेंडर इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया था वो पहले उनका अपना माइंड में हुआ था। तो वो माइंड का जो एम्पायर है वो ही इन फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने के लिए सोसाइटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम किया। तो यही बाद में एक एम्पायर बना। तो ये एग्जांपल हम देंगे। और ये जो फिलोसॉफिकल ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे हमेशा हम लोग एग्जांपल्स का जरिए उसको मतलब एक्सपांड करते जाएंगे फिलोसॉफिकल टॉपिक। और फिलोसॉफिकल और हर एक ऐसे का जो मेन चीज होता है वो होता है आउटलाइन। ये सब जो राजा राममोहन राय के बारे में मैं लिखा हूँ ये पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। एग्जाम का जो कॉपी देगा वो एग्जाम का कॉपी में जो लास्ट 2 पेज है, पहले हम लास्ट 2 पेज में जो रापोर्ट का पेज देता है वो रापोर्ट का पेज में लास्ट 2 पेज में हम ये आउटलाइन विदिन 10 मिनट्स, एग्जाम का कॉपी हम लोग का हाथ में आने के बाद विदिन 10 मिनट्स हम ये आउटलाइंस अपना हिसाब से बना लेंगे और बना के वो आउटलाइन देख देख के हम लोग वो ऐसे को डेवलप करते जाएंगे। ये जो राजा राममोहन राय वाला एग्जांपल मैंने लिखा हो ये पहले मैंने आउटलाइन में लिख लिया, उसके बाद मैंने इधर डेवलप किया। तब क्या होता है, जैसे ये वाला नेल्सन मंडेला एंड अपार्थाइड, ये वाला मैं अभी इसको सोशल में डाला हूँ, इसको हम हिस्टोरिकल में भी डाल सकते हैं। इसको सोशल में डालेंगे हम या हिस्टोरिकल में डालेंगे, ये चीज हमारा क्लियर होगा जब हम लोग आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के टाइम ये हमारा क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा
क्योंकि मान लीजिए हिस्टोरिकल में हमारे पास लिखने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा है, तो इसको हम नेल्सन मंडेला वाला सोशल में डाल देंगे। तो नेल्सन मंडेला ने जो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाया था, वो पहले अपना माइंड में ही डेवलप हुआ था। उसके बाद वो धीरे धीरे वो अपार्थाइड हटाया। नेल्सन मंडेला रॉबिन आइलैंड में, आई थिंक रॉबिन आइलैंड में वो बहुत दिन इनकार्सिरेटेड हुआ था, मतलब वो बहुत दिन जेल में था उधर। तो वो प्रोसेस हमको थोड़ा सा मतलब लिखना होगा। उसके बाद बिरुबाला राभा। बिरुबाला राभा एक असम का बहुत बड़ा सोशल प्रोडिजी था, मतलब सोशल वर्क बहुत करता था। वो एक राभा कम्युनिटी का आदमी था, वुमेन थे, और उसने विच हंटिंग, मतलब विच हंटिंग एक टाइप का सुपरस्टिशन है, वो सुपरस्टिशन को हटाने के लिए बिरुबाला राभा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कष्ट किया। तो उसने जो विच हंटिंग सोसाइटी से हटाया, राभा कम्युनिटी का बीच में जो सोसाइटी से विच हंटिंग हटाया, उसका भी पहला थिंकिंग उसका माइंड में आया था। उसके बाद वो थिंकिंग को उसने डेवलप किया, डेवलप करके सोशल वर्क किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाया। उसके बाद वो धीरे धीरे विच हंटिंग को राभा कम्युनिटी से हटाने में सफल हुए हैं। तो ये जो चीज है वो पहले उसका माइंड में बना, फिर वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी एंड बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी ने कैसे झारखंड का जो माइंस में काम करते थे छोटा छोटा बच्चे, उन लोगों को कैसे वहां से रेस्क्यू करके अपना एकेडमी में पढ़ा के उन लोगों को मतलब धीरे धीरे बड़ा किया। और उस मतलब पहले उनका वो चीज अपना माइंड में आया, और माइंड में आने के बाद वो धीरे धीरे वो चीज को सोसाइटी में डेवलप किया। और बाद में जब नोबेल प्राइज मिला, वो नोबेल प्राइज का ये उसका जो एफोर्ट है, वो एफोर्ट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला उनको। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल से हम सोशल टॉपिक को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम क्या क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक में हम क्या क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी थॉट ऑफ स्टारवेशन फ्री इंडिया। C.N.M.S. Swaminathan introduced mechanized agriculture, high yielding variety of seeds, improved irrigation in northwestern India, and today India is second largest producer of rice in the world. मतलब ये जो एम्पायर ऑफ द माइंड, वो एम्पायर ऑफ द माइंड उनका माइंड में पहले आया कि इंदिरा गांधी सोचा था कि इंडिया को स्टारवेशन फ्री बनाना है, क्योंकि उसी टाइम में हम लोग बहुत इंपोर्ट करते थे, हम लोग फूड आइटम्स बहुत इंपोर्ट करते थे। तो वो लोग सोचा कि पहले हमको इंडिया को स्टारवेशन फ्री करना है, गरीबी हटाना है। तो उसने मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस किया, इंप्रूव इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट में पहले इंडिया का एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। और उसके बाद इंडिया आज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये सब क्या हुआ? पहले एम्पायर्स ऑफ द माइंड, उसके बाद एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड और एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर। पहले एम्पायर्स ऑफ द माइंड, नेक्स्ट एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर। तो ऐसे लिखने में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो मेन टॉपिक है, जो इधर दिया है कि एम्पायर्स ऑफ द माइंड इज द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, वो मेन टॉपिक से कभी भी हटना नहीं है। हमेशा एक एग्जांपल जब देंगे, उसी एग्जांपल को हमेशा ऐसे ट्वीट कीजिए आप कि वो जो मेन थॉट है, मेन जो टॉपिक है, वो टॉपिक से आप मत हटिए, वो टॉपिक में हमेशा ग्लूड होते रहिए, वो टॉपिक में हमेशा स्टिक करते रहिए। और यही स्ट्रेटजी फॉलो करके मैं यूपीएससी में 130 प्लस और स्टेट पीसीएस में मैंने 200 प्लस मिला था। यूपीएससी में 130 प्लस और स्टेट पीसीएस में मुझे 200 प्लस ऐसे मार्क्स मिला था, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके। तो यही एक एग्जांपल हम पहले देंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, जो हम लोग का एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। पहले हम लोग क्या था, लाइसेंस राज था, तो लाइसेंस देते थे हर एक इंडस्ट्री का। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग में ये चीज आया कि इंडिया को ओपन बिजनेस एम्पायर, वो एक सोचा था कि ओपन बिजनेस एम्पायर फॉर इंडिया रिजल्टेड इन इंडिया became a global IT hub very soon. India is also known as pharmacy of the world. Presently, Make in India campaign is also founded on that great pedestal. तो ये सब
मतलब उन लोग का पहले माइंड में हुआ, उसके बाद वो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट हुआ। और इंटरनेशनल एक एग्जांपल हम लोग अगर देना चाहते हैं तो ली कुआन यू, ये सिंगापुर का फाउंडिंग फादर ऑफ द सिंगापुर माना जाता है। तो उसने कैसे एक फिशिंग विलेज सिंगापुर को आज एक डेवलप कंट्री का रूप दिया है, वो स्टोरी हम इधर बताएंगे। तो पहले उनका माइंड में आया दैट एम्पायर, ये ऐसा लाइन है, हम हर एक जो पैराग्राफ देंगे, हर एक पैराग्राफ का बाद हम लिखेंगे। इधर एक एग्जांपल दिया हूं, इसमें भी जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक में हम हमेशा स्टिक करते रहेंगे। इधर जैसे ये लाइन हम दिया, दैट एम्पायर ऑफ द माइंड is today manifested in industrial developed and modern empire of city state Singapore। तो ऐसा लाइनिंग हम देंगे, मतलब जो मेन टॉपिक है उसमें हमेशा स्टिक करते रहेंगे। उसके बाद हम देंगे पॉलिटिकल, हम क्या क्या लिखे, सोशल लिखे, इकोनॉमिक लिखे, पॉलिटिकल लिखे। अभी पॉलिटिकल में हम क्या लिखेंगे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी एटसेट्रा towards democratic welfare Republic of India was manifested in Indian Constitution, resulting in India is the largest democracy of the world। इसमें भी थोड़ा सा हम यूलोजाइज करेंगे कि कैसे बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, इन लोगों ने हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर रिपब्लिक बनाने के लिए, और आज इंडिया कैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हुआ। तो इसमें हम पॉलिटिकल में ये जो इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाने का जो सोच था, वो सोच ये अम्बेडकर, कृपलानी, इन लोगों का पहले माइंड में डेवलप हुआ, उसके बाद वो चीज मतलब फ्यूचर में डेवलप हुआ। तो इसमें हम ये वाला बताएंगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बताएंगे। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हिस्ट्री आपको धोखा कभी नहीं देगा। आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमेशा आप यूज कर सकता है, हिस्ट्री आपको धोखा कभी नहीं देगा। हिस्ट्री आप एग्जाम में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं हिस्ट्री का बारे में। फिर हम एक पॉलिटिकल में लिखेंगे कैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यूएस से कैसे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाने का कोशिश किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्ड ऑफ एन इक्वल सोसाइटी फॉर अमेरिकन्स। ही एडवांस्ड सिविल राइट्स फॉर पीपल ऑफ कलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स through the use of non-violent resistance and non-violent civil disobedience against Jim Crow laws and other forms of legalized discrimination. His American empire of the mind bore fruits years later through the election of Barack Obama as US president, that is first black president of USA, and Kamala Harris, a colored Indian American, is on the race of presidency now। मतलब आज जो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट का रेस में है, तो ये एक्चुअली एक एफर्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर में एक सपना देखा था, उनका एक फेमस स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, और वो आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है, वो स्पीच आप लोग याद रखिएगा और थोड़ा याद कीजिएगा, क्योंकि आई हैव ए ड्रीम स्पीच का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आप लोग ऐसे में नहीं तो एथिक्स पेपर में, जो एथिक्स पेपर है उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो बैराक ओबामा फर्स्ट यूएस ब्लैक प्रेसिडेंट प्लस कमला हैरिस आज जो यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, ये सब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ही एफर्ट है। ये हो गया पॉलिटिकल में हम दो एग्जांपल दिए। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरनेशनल में हम क्या लिखेंगे, जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान डिवास्टेड हो गया था, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था लिटिल बॉय एंड फैट बॉय ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसमें जापान डिवास्टेड हो गया था। लेकिन जापानीज लोगों का माइंड में एक थॉट था कि जापान को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसीलिए उन लोगों ने काम किया, और काम करके आज जापान इज ए डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड जापानीज टेक्नोलॉजी इज वेल रिनाउंड ग्लोबली। तो इसी का एग्जांपल देंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, ड्रीम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो कोल्ड वॉर पीरियड हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू का माइंड में यही था कि हम लोग जो 2 पावर ब्लॉक है, ये दोनों पावर ब्लॉक का साथ में हम लोग जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमारा ताल गलने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एनएएम मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, चाइना के साथ पंचशील ट्रीटी, ये सब से इंडिया को न्यूट्रल कंट्री बनाया, और यही स्ट्रेटेजी हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं
कैसे रशिया यूक्रेन वार और इजराइल पैलेस्टाइन वार, ये सब में इसमें हम क्या बोले हैं कि आप लोग अपना जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस थ्रू डिप्लोमेसी थ्रू डिस्कशन आप लोग सेटल कर लीजिए, और दोनों देशों का जितना भी नागरिक है वो नागरिकों का अपना कॉन्फिडेंस में लीजिए और काम कीजिए। यही मतलब एडवाइस हम उन लोगों को दिए हैं। और ये जो हम लोग का फॉरेन पॉलिसी का इनिशिएटिव है ये फॉर्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का टाइम पे ही। उनका दिमाग में जो एम्पायर्स ऑफ द माइंड था वो ही आज रिफ्लेक्ट हो रहा है एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम इसमें और एक एग्जांपल देंगे, वो होगा अरब स्प्रिंग का, फर्स्ट अरब स्प्रिंग। फर्स्ट अरब स्प्रिंग कहां पे शुरू हुआ था? ट्यूनिशिया में। तो ट्यूनिशियन ड्रीम ऑफ रिमूविंग करप्शन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन gave rise to Arab Spring and it resulted in removal of Muammar Gaddafi in Libya, Hosni Mubarak in Egypt, Ali Abdullah Saleh of Yemen, and all these countries moved one step further towards democracy। सब में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, दो एक कंट्री में सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जो ऑटोक्रेटिक रूल, वो ऑटोक्रेटिक रूल का अगेंस्ट में ट्यूनिशियन पीपुल ने जो रिजॉल्व दिखाया अपना, वो ही फ्यूचर में करप्शन फ्री एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हटाने में बहुत कामयाब हुआ है। तो ये एग्जांपल हम देंगे। उसके बाद हम देंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या देंगे हम कि जो ब्रिटिश आया था इंडिया में, वो ब्रिटिश आया था बहुत हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश, बहुत कम ब्रिटिश था, लेकिन कम ब्रिटिश होने का वजह से भी उन लोगों का माइंड में एक एम्पायर बनाने का दिमाग था। तो उन लोग सोचा था कि हम एक एम्पायर बनाएंगे, और वो ही धीरे धीरे पहले वो लोग तीन गांव में दीवानी लिए थे, कोलकाता, गोविंदपुर एंड सुल्तानाती। वो तीन गांव में दीवानी राइट्स लिए थे पहले। वही दीवानी राइट धीरे धीरे बढ़ के पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज हुआ था। और वो ड्रीम ऑफ ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स गॉट रियलाइज्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये वाला एग्जांपल हम हिस्टोरिकल में देंगे। और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में, वो किसका वजह से फॉर्म हुआ था? उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तोयब जी, ये लोग, दादा भाई नौरोजी, ये लोग सोचा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है। तो इन लोगों का पहले माइंड में जो से डेवलप हुआ, वही धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट इंडिया का रूप में इन फ्यूचर रियलाइज हुआ। तो ये एक हो गया हिस्टोरिकल एग्जांपल। उसके बाद हेल्थ का एग्जांपल हम दे सकते हैं। हेल्थ का कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1886 में पोलियो इराडिकेशन के लिए रिजोल्व लिया था, और धीरे धीरे आज वही फ्रूट बियर किया है। कैसे? वर्ल्ड वाइड पोलियो इराडिकेशन का वजह से आज दुनिया में दो ही कंट्री में पोलियो का मतलब सैंपल मिला है हमको, वो दोनों कंट्री है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसके अलावा दुनिया का बाकी कंट्री से पोलियो इराडिकेट हो गया है। हमारा इंडिया से भी पोलियो इराडिकेट हो गया है। वो क्यों हुआ है? WHO का सपना, WHO का एम्पायर ऑफ द फ्यूचर, एम्पायर ऑफ द माइंड, उसका माइंड में जो चीज आया वही धीरे धीरे ग्लोबली रिफ्लेक्ट हुआ। फिर कोरोना वायरस एंड ग्लोबल लॉकडाउन, इंडिया ने कोरोना का ऊपर कैसे क्रैक डाउन किया। तो पहले एक दो केस आया, उसके बाद इंडिया ने एरिया में मतलब कुछ जगह में वो लॉकडाउन लगाया, धीरे धीरे वो लॉकडाउन को रिलैक्स किया और कोरोना वायरस को इंडिया से हटा दिया है। तो ये ही एक सक्सेस स्टोरी का रूप से हम लोग बता सकते हैं। हेल्थ के बाद हम लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में हम क्या लिखेंगे कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो लोग ड्रीम्ड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज इट विल ओपन doors of opportunities for Indians, but India didn't have means at that time, so it was included in Article 45 in DPSP, Directive Principles of State Policy का 45। अर्थात ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें हम लोग डाल के रखे थे क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि सबको हम एजुकेशन दे सके। तो आर्टिकल 21A that is 86th Amendment Act of 2002 and Right to Education Act 2009 brought universalization of education between 6 to 14 years of age। अभी भी हम लोग का
टर्शियरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ है। हम लोग का देश में अभी प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है। तो ये एक ड्रीम था हम लोग का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था उन लोग का एक ड्रीम था। वही ड्रीम इंडिपेंडेंट इंडिया में धीरे धीरे जब इंडिया के पास प्रॉपर मीन्स हुआ, प्रॉपर मनी हुआ, प्रॉपर रिजोल्व हुआ, वही धीरे धीरे आज एक रियलाइजेशन हुआ है। अर्थात तो क्या बोल हम लोग क्या बोलेंगे कि एम्पायर्स ऑफ द माइंड वाज रिफ्लेक्टेड इन एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर। तो एजुकेशन में हम ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या दे सकते हैं? इसरो ने जो पहला रॉकेट रॉकेट जो उठाया था, तो उसमें ऐसा मॉक हुआ था, मीडिया में ये आया था कि इसरो अमूल का बटर यूज कर सकते हैं अपना जो रॉकेट का फ्यूल के लिए। तो वही धीरे धीरे डेवलप होके आज इसरो ने 108 सैटेलाइट एक ही बार में अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। तो इसरो का एक सक्सेस स्टोरी है कि विक्रम साराभाई का माइंड में जो विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों का जो सोच था, उन लोगों का जो थिंकिंग था, वही थिंकिंग धीरे धीरे रिफ्लेक्ट हुआ है। आज इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पेस एजेंसी ग्लोबली। तो इसमें हम मंगलयान, चंद्रयान ये सब का भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इसरो का एक सक्सेस स्टोरी हम कि ये जो फाउंडिंग फादर्स था इसरो का, इन लोगों का जो सपना था, वही सपना आज धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। फिर हम दे सकते हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। तो मार्क जुकरबर्ग का जो माइंड में जो एम्पायर्स ऑफ द माइंड, उसका पहले माइंड में आया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जितना भी स्टूडेंट है उन लोगों को सोशल नेटवर्क के नेटवर्किंग से जोड़े। वही एम्पायर्स ऑफ द माइंड धीरे धीरे रिफ्लेक्ट हुआ ग्लोबली। और आज फेसबुक एक फेसबुक मेंबरशिप इज हायर देन द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। तो फेसबुक का मेंबर बहुत हायर हो गया है। तो ये एम्पायर्स ऑफ द माइंड धीरे धीरे एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर में रूपांतरित हुआ है। तो कंक्लूजन में हम क्या देंगे? कंक्लूजन में हम एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देंगे। इसमें भी भाषा में जॉय होना चाहिए, भाषा में थोड़ा होपफुल होना चाहिए भाषा। कंक्लूजन का भाषा में आप लोग को बोल रहा हूँ, कंक्लूजन का भाषा और इंट्रोडक्शन का भाषा हमेशा जॉयस होना चाहिए। और कंक्लूजन में हमेशा एक होपफुलनेस रहना चाहिए कि हम आशावाद, हम लोग फ्यूचर को कैसे दिखते हैं, वो होपफुलनेस एक तो होना चाहिए कंक्लूजन का भाषा में। और कंक्लूजन में आप लोग कोशिश कीजिएगा कुछ अगर ऐसा एनेक्डोट या ऐसा स्टेटमेंट कोई दे सकते हैं। तो अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। अब्दुल कलाम ने ही बोला था कि स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। अब्दुल कलाम ने ही बोला था ड्रीम इज नॉट दैट व्हिच यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज दैट व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। ये सब स्टेटमेंट आप लोग ये ऐसे का कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ के याद रखिए और एग्जाम में यूज कीजिए। तो इसमें मैंने ये वाला स्टेटमेंट पहले दिया, यही मेरा सेट स्ट्रेटेजी है कि कंक्लूजन में मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि सुभाष बोस ड्रीम्ड ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, विक्रम साराभाई ड्रीम्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन स्पेस रिसर्च, हरगिज कुरियन ड्रीम्ड ऑफ यूनिफॉर्म फूड through milk to everyone, Periyar dreamed of cashless society, etc. Today, India is treading paths shown by these greats in different spectrum of social, political, economic life. Our tryst of becoming global superpower was soured in the minds of those great beings. ये लाइन में लास्ट में लिखा क्योंकि इसमें हम लोग का होपफुल है, मतलब हम लोग फ्यूचर को बेहतर करने का रास्ते में हम लोग का आशा है, हम लोग का होप है। तो ये एक होपफुल लाइन लिख के मैंने ये ऐसे को फिनिश किया। तो ये कंक्लूजन में ज्यादा नहीं लिखा, एक जस्ट स्टेटमेंट दिया मैंने और एक फ्यूचरिस्टिक लाइन मैंने लिखे और फ्यूचरिस्टिक लाइन लिख के मैंने कंक्लूजन को फिनिश किया। यही मेरा स्ट्रेटेजी है। और आप लोग भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप लोगों का माइंड में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और ये हम लोगों ने
सेक्शन ए का ऐसे लिखा और सेक्शन बी का ऐसे हम कैसे लिखेंगे उसी का लिए हम एक दूसरा वीडियो बाद में लेके आएंगे। तो टिल देन आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना जो फेलो एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब लिंक है, उन लोग वो सबसे आप लोग जोड़िए। तो बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।